भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1939 से 1945। द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्वयुद्ध ने एक ही साथ राष्ट्रवाद एवं संप्रदायवाद की विचारधारा को प्रोत्साहन दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध ने जिन्ना को एक बड़ा अवसर प्रदान किया। चूंकि युद्ध प्रयास में कांग्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया था, इसलिए सरकार ने जिन्ना की ओर देखा तथा जिन्ना एवं लीग ने समर्थन के बदले सरकार से निम्नलिखित रियायतें प्राप्त कर ली। 1. भविष्य में ऐसा कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जाएगा जिस पर मुस्लिम लीग की सहमति न हो। इस प्रकार मुस्लिम लीग को वीटो की शक्ति प्राप्त हो गई। 2. मुसलमानों के बहुमान्य नेता के रूप में सरकार के द्वारा जिन्ना को स्वीकृति दिया जाना। इससे पूर्व जिन्ना ने मार्च 1940 में लाहौर प्रस्ताव लाकर पृथक एवं स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। व्याख्या। द्वितीय विश्वयुद्ध और भारतीय राजनीति पर असर। जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। इससे कांग्रेस नाराज हो गई और उसने सरकार का साथ नहीं दिया। परंतु मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी ने सरकार का समर्थन कर दिया। जिन्ना को क्या फायदा हुआ? मुस्लिम लीग को वीटो पावर रोकने की ताकत मिल गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आगे जब भी कोई बड़ा निर्णय जैसे संविधान बनाना लिया जाएगा तो मुस्लिम लीग की मंजूरी जरूरी होगी। उदाहरण, अगर कोई नियम पास करना हो और मुस्लिम लीग नहीं माने तो वह नियम पास नहीं होगा। जिन्ना को मुसलमानों का नेता मान लिया गया। सरकार ने जिन्ना को पूरे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया। इससे जिन्ना की राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ गई। लाहौर प्रस्ताव 1940 में क्या हुआ? मार्च 1940 में जिन्ना ने लाहौर प्रस्ताव लाकर यह मांग रखी कि भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनना चाहिए। यही आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का आधार बना। निष्कर्ष। दूसरे विश्वयुद्ध के समय जब कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तब मुस्लिम लीग ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा ली। जिन्ना को मुसलमानों का नेता मान लिया गया और उन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान बनाने की बात भी उठा दी। राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की प्रगति। त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की राजनीति दिशाहीन थी। ब्रिटिश के विरुद्ध इस संकट की स्थिति में कोई आंदोलन आरंभ किया जाए अथवा नहीं, इस पर सहमति नहीं थी। परंतु कांग्रेस द्वारा सरकार पर निरंतर दबाव डाला जा रहा था। अंत में सरकार की ओर से अगस्त प्रस्ताव लाया गया। व्याख्या। राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद की प्रगति। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1939 में कांग्रेस ने सरकार से नाराज होकर अपने मंत्रियों के पद छोड़ दिए, त्यागपत्र दे दिए, तब कांग्रेस की राजनीति थोड़ी अस्पष्ट और कमजोर हो गई थी। यानी ये तय नहीं हो पा रहा था कि अब कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन शुरू करे या नहीं। इस उलझन के माहौल में भी कांग्रेस अंग्रेजों पर लगातार दबाव बनाती रही। वो चाहती थी कि भारत को आजादी का कोई ठोस वादा मिले। अगस्त प्रस्ताव क्या था? इसी दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा, भविष्य में भारतीयों को अपनी सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग समुदायों जैसे हिंदू और मुसलमान के हक और हितों की सुरक्षा भी जरूरी होगी। उदाहरण से समझें, जैसे किसी स्कूल में सभी बच्चों को मिलकर एक प्रतिनिधि चुनना हो, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ये कहे कि हर वर्ग कक्षा की राय को अलग से पूछा जाएगा और बिना सहमति के कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। वैसा ही कुछ ब्रिटिश सरकार ने किया। इससे मुस्लिम लीग को और ताकत मिली, क्योंकि अब सरकार कह रही थी कि हम उनकी बात बिना पूछे कोई फैसला नहीं करेंगे। निष्कर्ष। त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन उसने आजादी की मांग छोड़ी नहीं। इसी दबाव में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया, जिससे राष्ट्रवाद की बात तो आगे बढ़ी, पर साथ ही संप्रदायवाद, अलग अलग समुदायों की राजनीति को भी जोर मिला। अगस्त प्रस्ताव। 1. इसमें ये प्रावधान था कि युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा गठित की जाएगी। 2. एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। परंतु ब्रिटिश भारत की सुरक्षा भारतीयों को देने के लिए तैयार नहीं हुए। 3. तात्कालिक रूप में वायसराय की परिषद का विस्तार होना था और उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी थी। इससे संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया कि भारत में ऐसा संविधान स्वीकृत नहीं होगा जिस पर अल्पसंख्यक की स्वीकृति नहीं। कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बदले में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। व्याख्या। अगस्त प्रस्ताव 1940। ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि भारत में आजादी की मांग तेज हो रही है, तो उन्होंने अगस्त 1940 में एक नया प्रस्ताव ऑगस्ट ऑफर लाया। इस प्रस्ताव में 3 बड़ी बातें थीं। युद्ध के बाद संविधान सभा,
युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय खुद मिलकर एक संविधान बनाएंगे, यानी भारत को भविष्य में शासन चलाने का अधिकार मिलेगा। सलाहकार परिषद में भारतीय एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी, जिसमें कुछ भारतीय नेताओं को शामिल किया जाएगा। इससे लगा कि अंग्रेज भारतीयों को अपनी योजनाओं में थोड़ा बहुत शामिल करना चाहते हैं। वायसराय की परिषद में विस्तार। वायसराय की मदद करने वाली जो परिषद थी, उसमें और भी भारतीय नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन क्या था विवाद? इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि भारत में कोई ऐसा संविधान लागू नहीं किया जाएगा जिस पर अल्पसंख्यकों की मंजूरी न हो। यहाँ अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लीग को इशारा था। मतलब मुस्लिम लीग को वीटो की ताकत मिल गई कि अगर वह मना कर दे तो संविधान नहीं बनेगा। कांग्रेस क्यों नाखुश हुई? कांग्रेस को लगा कि अंग्रेज एक तरफ तो भारत को आजादी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम में फूट डाल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया, लेकिन एक व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम से आंदोलन शुरू किया, जिसमें चुनिंदा नेता अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक विरोध करते थे। उदाहरण, जैसे कोई कंपनी कहे कि तुम्हें भविष्य में मालिक बनाएंगे, लेकिन अभी जो काम होगा उसमें आपकी राय हम तभी मानेंगे जब हर छोटा ग्रुप माने। तो इससे असली मालिक बनने का मौका टलता जाएगा और ग्रुपों में फूट बढ़ती जाएगी। अगस्त प्रस्ताव में भी यही हुआ। निष्कर्ष, अगस्त प्रस्ताव से एक तरफ भारत को संविधान बनाने का वादा मिला, पर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों को ज्यादा ताकत दी गई। कांग्रेस ने इसे बांटने की चाल माना और विरोध किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। कांग्रेस असंतुष्ट थी, परंतु सरकार को बड़े संकट में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने प्रतीकात्मक रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अतः पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, परंतु यह आंदोलन कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाया। व्याख्या। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की नीति से नाराज थी, क्योंकि अंग्रेज बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाना चाहती थी, ताकि युद्ध के समय सरकार पर ज्यादा दबाव न पड़े। तो फिर क्या किया गया? गांधी जी ने एक खास तरीका अपनाया, जिसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसका मतलब था कि कोई एक एक करके नेता अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक और अकेले विरोध करेंगे, ताकि जनता को असंतोष भी दिखे, लेकिन सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव भी न पड़े। कौन बने पहले सत्याग्रही? पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, जो गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन बहुत व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ सका, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध था। जनता को इसमें शामिल नहीं किया गया था। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई स्कूल प्रबंधन गलत नियम बना दे, लेकिन छात्र आंदोलन की बजाय एक एक कर प्रतिनिधि जाकर प्रिंसिपल को चुपचाप पत्र दे, तो वो केवल संदेश देने की कोशिश है, कोई बड़ा आंदोलन नहीं। निष्कर्ष, व्यक्तिगत सत्याग्रह एक शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध था, जो ये दिखाता था कि कांग्रेस नाखुश है, लेकिन वह तोड़फोड़ या हिंसा नहीं चाहती। ये गांधी जी की संतुलित राजनीति का हिस्सा था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। एक तरफ जापानियों की प्रगति हो रही थी और दक्षिण पूर्व से ब्रिटिश के पांव उखड़ रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा था। अतः एडवर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया। इसमें निम्न प्रावधान थे: 1. युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। 2. युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार मिलेगा और संविधान सभा पूरी तरह भारतीयों के द्वारा गठित होगी। संविधान सभा में देसी रियासतों के शासकों को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा, परंतु जो प्रांत इससे पृथक रहना चाहे वह पृथक रह सकता था, उसे पृथक संविधान सभा गठित करने का अधिकार होगा। इसे लोकल ऑप्शन के नाम से जाना गया। इससे संप्रदायवाद को प्रोत्साहन मिल रहा था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, यद्यपि लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। व्याख्या। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जापान ब्रिटिश इलाकों पर हमला कर रहा था और दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के पैर डगमगाने लगे थे। साथ ही अमेरिका जैसे मित्र देश ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वो भारत को आजादी का कुछ वादा करे। इसीलिए ब्रिटेन ने एक मिशन भारत भेजा, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में।
इसका मकसद था भारत के नेताओं को खुश करके युद्ध में सहयोग लेना। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या थे? युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, यानी भारत आजाद देश तो होगा लेकिन ब्रिटिश राजा का नाम होगा। भारतीयों को संविधान बनाने का पूरा अधिकार मिलेगा और संविधान सभा पूरी तरह भारतीयों की होगी। देशी रियासतों के राजा अपने अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। अगर कोई प्रांत अलग रहना चाहे तो वो भारत से अलग हो सकता है और अपना अलग संविधान बना सकता है। इसे ही कहा गया लोकल ऑप्शन, मतलब कोई जब चाहे भारत से अलग हो सकता है। इस पर क्या हुआ? गांधी जी ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा वादा है जो भविष्य में कभी पूरा होगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तुरंत आजादी की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसे और अधिकार चाहिए थे। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई दुकानदार आपसे कहे अभी सामान मत लो, मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ जो 10 साल बाद चलेगा, तो क्या आप भरोसा करेंगे? यही बात गांधी जी ने कही, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है जिसे हम भुना भी नहीं सकते। निष्कर्ष, क्रिप्स मिशन भारत को तुरंत स्वतंत्रता नहीं दे रहा था और यह प्रस्ताव संप्रदायवाद को भी बढ़ावा दे रहा था क्योंकि अलग अलग प्रांत अलग हो सकते थे। इसलिए इसे सबने अस्वीकार कर दिया और इससे आंदोलन और तेज हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। भारत में अब आंदोलन का माहौल बन रहा था। निम्न कारकों से इसे प्रेरणा मिल रही थी। 1. दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश के पांव उखड़ चुके थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि ब्रिटिश स्वयं मलेशिया और सिंगापुर खाली करके चले आए थे, परंतु वहां भारतीय जनसंख्या को छोड़ दिया था। इससे भारतीयों के विश्वास को धक्का लगा। 2. जापानी तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे थे। फिर ब्रिटिश की उपस्थिति में भारत पर आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। 3. द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा भारत पर महसूस किया जा रहा था। 4. बंगाल में अनाज की कमी। गांधी जी के दबाव पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। ये प्रस्ताव 8 अगस्त को पारित हुआ और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेता गिरफ्तार कर लिए। नए नेता की अनुपस्थिति में भीड़ अनियंत्रित हो गई और फिर हिंसक घटनाएं आरंभ हो गई। 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच बम्बई अशांत रहा। उसी समय कलकत्ता भी अशांत था। फिर 15 अगस्त तक आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया तथा बिहार और यूपी का भोजपुरी क्षेत्र अशांत हो गया। कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें भी स्थापित की गईं। गाजीपुर एवं बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में नाना पाटिल के अंतर्गत एवं बंगाल के मिदनापुर में भारतीय सरकार। सबसे बढ़कर गांधी जी ने इस आंदोलन को औपचारिक रूप में कभी भी वापस नहीं लिया। साथ ही लोगों के द्वारा की गई हिंसा की भी खुलकर आलोचना नहीं की, बल्कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सरकार के द्वारा की गई संगठित सरकार के विरुद्ध लोगों की हताश प्रतिक्रिया है। व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। सन 1942 में भारत में लोगों के अंदर आज़ादी की चाह और अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया था। इसके पीछे कुछ बड़े कारण थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? मुख्य कारण, ब्रिटिश खुद डरकर भाग रहे थे। जब जापान दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सिंगापुर, मलेशिया पर हमला कर रहा था तो ब्रिटिश सैनिक वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने वहां रहने वाले हजारों भारतीयों को अकेला छोड़ दिया। इससे भारतीयों को लगा कि अंग्रेज अब भारत को बचा नहीं सकते। जापानी भारत की ओर आ रहे थे। भारत पर जापान का हमला कभी भी हो सकता था और अंग्रेजों की मौजूदगी भारत को खतरे में डाल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध का डर और भूखमरी। युद्ध का असर भारत में साफ दिख रहा था। बंगाल में अनाज की भारी कमी हो गई थी और लोग भूख से मर रहे थे। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया। 9 अगस्त की सुबह ही अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसे ऑपरेशन जीरो आवर कहा गया। आंदोलन का क्या असर हुआ? नेता जेल में थे, इसलिए लोगों ने खुद से आंदोलन शुरू कर दिया। भीड़ गुस्से में आ गई और हिंसा, रेल की पटरियां तोड़ना, डाकघर जलाना जैसी घटनाएं हुई। कुछ प्रमुख जगहें जहां आंदोलन उग्र हुआ, बम्बई, अब मुंबई, कलकत्ता, बहुत अशांति फैली। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन फैल गया। गाजीपुर और बलिया, अब चित्तू पांडे ने स्वतंत्र सरकार बनाई। सतारा, महाराष्ट्र, नाना पाटिल ने स्वतंत्र सरकार चलाई। मिदनापुर, बंगाल, लोगों ने अपनी सरकार बना ली। गांधी जी का रुख कैसा था? गांधी जी ने इस आंदोलन को कभी भी वापस नहीं लिया।
उन्होंने लोगों की हिंसा की खुलकर निंदा नहीं की, बल्कि कहा कि यह लोगों की हताशा, निराशा की प्रतिक्रिया है क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही थी। उदाहरण से समझिए, जैसे कोई स्कूल में सारे अच्छे शिक्षक बंद कर दिए जाएं और बच्चों को खुद पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, तो कुछ बच्चे सही रास्ता पकड़ेंगे और कुछ गुस्से में गलत कदम उठाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन भी ऐसा ही था। नेता जेल में थे, फिर भी लोगों ने आंदोलन चलाया, भले ही उसमें हिंसा भी हो गई। निष्कर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन ने ये साफ कर दिया कि अब भारतीय जनता और इंतजार नहीं करेगी। यह आंदोलन पूरी तरह से भारतीयों की ताकत और संकल्प का प्रतीक बना, भले ही वह नेताओं के बिना, गांवों से, भीड़ के रूप में और हिंसक ढंग से ही क्यों न हो। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। इसका निम्नलिखित महत्व है। 1. इसने भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। इसने ब्रिटिश को ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय स्वतंत्रता से कम किसी भी समझौते पर तैयार नहीं होंगे। 2. भारत छोड़ो आंदोलन ने ये भी सिद्ध कर दिया कि भारत में स्वतंत्रता की भावना गांव-गांव तथा जन जन तक पहुंच चुकी है। 3. सबसे बढ़कर अब तक ब्रिटिश को ऐसा विश्वास था कि गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन होगा वह हिंसक आंदोलन रहेगा, परंतु भारत छोड़ो आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि भविष्य में जो आंदोलन होगा, इसमें हिंसा व हिंसा के बीच स्पष्ट भेद करना मुश्किल हो जाएगा, अतः ये ब्रिटिश के लिए खतरे की घंटी थी। व्याख्या। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों खास था? मुख्य बातें सरल शब्दों में। 1. आज़ादी की मांग अब सबसे ऊपर थी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को साफ संकेत दे दिया कि अब भारतीय जनता आज़ादी से कम किसी चीज से समझौता नहीं करेगी। पहले लोग सुधार या कुछ अधिकारों की मांग करते थे, अब लोग पूरी आज़ादी चाहते थे। उदाहरण, जैसे कोई छात्र पहले स्कूल में सिर्फ बेहतर कैंटीन की मांग करता था, अब वह कह रहा है कि मुझे इस स्कूल से छुटकारा चाहिए। 2. आज़ादी की भावना गांव-गांव तक पहुंच गई थी। यह आंदोलन दिखाता है कि अब आज़ादी सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं रही। अब गांवों के लोग, किसान, महिलाएं, युवा सभी आज़ादी के लिए तैयार थे। उदाहरण, जैसे पहले किसी टीम में सिर्फ कप्तान और कुछ खिलाड़ी खेल रहे हों, लेकिन अब पूरा मैदान, दर्शक और गांव वाले भी मैदान में उतर आए हों। 3. अंग्रेजों को अहिंसक आंदोलन का भरोसा टूट गया। अंग्रेजों को लगता था कि गांधी जी का आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण, अहिंसक रहेगा, लेकिन इस बार जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो लोग खुद आगे आए और कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। इससे ब्रिटिश सरकार डर गई कि अगली बार आंदोलन और बड़ा और बेकाबू हो सकता है। उदाहरण, जैसे किसी को लगता हो कि बच्चे सिर्फ शिकायत करेंगे, लेकिन एक दिन सभी बच्चे स्कूल का गेट ही तोड़ दे तो स्कूल प्रबंधन डर जाएगा कि अगली बार क्या होगा। निष्कर्ष, समझने लायक बात। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत को रोकना मुश्किल है। गांव-गांव तक फैली यह आज़ादी की आग इतनी तेज थी कि ब्रिटिश भी समझ गए अब भारत ज्यादा दिन तक उनका गुलाम नहीं रहेगा। वेवेल योजना। नए वायसरॉय वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार 1. वायसरॉय की परिषद में वायसरॉय को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय थे। 2. वायसरॉय का कहना था उसकी विवेकाधीन शक्तियां बनी रहेंगी, परंतु उसने आश्वासन दिया कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। 3. फिर 10 प्रतिनिधियों में 5 कांग्रेस को दिए और 5 मुस्लिम लीग को। यह अपने आप में एक प्रगतिहीन कदम था, क्योंकि मुस्लिम लीग का राजनीतिक वजन कांग्रेस के बराबर नहीं था। 4. फिर भी कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, परंतु मुख्य समस्या तब आई जब कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधियों में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि मौलाना अब्दुल आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान को चुना, किंतु जिन्ना ने इन प्रतिनिधियों का विरोध कर दिया, क्योंकि मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है। इस मुद्दे पर 14 और 25 जून के बीच शिमला में एक सम्मेलन भी हुआ, किंतु इसका समाधान नहीं निकला तथा वेवेल में इस योजना को रद्द कर दिया। इस प्रकार जिन्ना का वीटो सफल हो गया। व्याख्या। क्या था वेवेल योजना का मकसद? ब्रिटिश सरकार भारत में एक नई सरकार बनाना चाहती थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय शामिल हों, ताकि आज़ादी की मांग को थोड़ा शांत किया जा सके। इसके लिए नए वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने 1945 में एक योजना बनाई। इस योजना के मुख्य बिंदु सरल भाषा में: 1. लगभग पूरी सरकार भारतीय होती। वायसरॉय ब्रिटिश अधिकारी को छोड़कर बाकी सभी मंत्री भारतीय होते। उदाहरण, जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल अंग्रेज होता, लेकिन बाकी सारे टीचर भारतीय होते। 2. वायसरॉय की खास ताकत बनी रहती। वायसरॉय ने कहा कि वो कुछ विशेष अधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर अपने पास रखेगा, लेकिन वादा किया कि उनका दुरुपयोग नहीं करेगा। उदाहरण, जैसे कोई कोच कहे कि मैं टीम चुनूंगा, लेकिन ईमानदारी से चुनूंगा, पर बाकी को उस पर पूरा भरोसा नहीं था।
3. कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बराबर सीटें मिली 5-5। ये बड़ा अजीब था क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों का। फिर भी दोनों को बराबर सीटें दी गईं, जो कांग्रेस को अन्यायपूर्ण लगा। उदाहरण, जैसे एक टीम में 100 खिलाड़ी हों और दूसरी में 20, लेकिन दोनों को मैच में बराबर खिलाड़ी खिलाने की अनुमति दे दी जाए। 4. मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने पर झगड़ा हुआ। कांग्रेस ने अपने 5 प्रतिनिधियों में 2 मुसलमानों को चुना, मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम लीग ही तय करेगी, भले वो कांग्रेस में ही क्यों न हो। इस मुद्दे पर बात बिगड़ गई और शिमला में हुई बैठक 14-25 जून 1945 असफल रही। नतीजा, वेवेल योजना फेल हो गई। जिन्ना ने दिखा दिया कि उसका विरोध काफी ताकतवर है और अब बिना मुस्लिम लीग की सहमति कुछ नहीं होगा। समझने वाली बात, वेवेल योजना एक समझौते की कोशिश थी, लेकिन जिन्ना और कांग्रेस के बीच मुस्लिम प्रतिनिधित्व के झगड़े ने इसे नाकाम बना दिया। इससे भारत की आजादी और भी टल गई और संप्रदायवाद को और बढ़ावा मिला।